हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे रूमेटिक फीवर के बारे में। रूमेटिक फीवर क्या होता है? डेफिनेशन ऑफ रूमेटिक फीवर। रूमेटिक फीवर क्या होता है? रूमेटिक फीवर गले के स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से स्टार्ट होता है। ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया अगर हमारे थ्रोट को इन्फेक्ट करता है और हम उसको प्रॉपर्ली ट्रीट नहीं करते हैं तो वो ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया का एंटीजन हमारे बॉडी में बनने वाले एंटीबॉडी के साथ एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। एंटीजन और एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। यह कॉम्प्लेक्स हमारे बॉडी में सर्कुलेट होते रहता है और हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को हार्म करता है, जैसे कि ये हमारे हार्ट को, ब्लड वेसल्स को, जॉइंट्स को, ब्रेन को, स्किन को इन्फ्लामेशन कॉज करता है और इसी वजह से हम इसको ऑटो इम्यून डिजीज़ कहते हैं। ये जनरली 5 से 15 साल के बच्चों में होता है। यह एक इन्फ्लामेटरी ऑटो इम्यून डिजीज़ है जिसकी वजह से हमारे हार्ट में, जॉइंट्स में, स्किन में, ब्लड वेसल्स में और सीएनएस में इन्फ्लामेशन देखने को मिलते हैं। इसके कॉम्प्लिकेशन की वजह से रूमेटिक हार्ट डिजीज़ हो सकता है और रूमेटिक हार्ट डिजीज़ में जो मिट्रल वाल्व होता है वो ख़राब हो जाता है। इसका मैनिफेस्टेशन जो टाइम होता है 2 to 6 वीक होता है। अगर हम थ्रोट इन्फेक्शन को अगर सही से ट्रीट नहीं करते हैं तो 2 to 6 वीक के टाइम में ये हमको देखने को मिल जाता है। हम पहले भी बता चुके हैं ये होता क्यों है। इसका जो कॉजेटिव फैक्टर है ग्रुप ए बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन की वजह से होता है, जो कि अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन कॉज करते हैं। जोन्स क्राइटेरिया सेट ऑफ सिम्टम्स होते हैं जिनको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, मेजर क्राइटेरिया, माइनर क्राइटेरिया। इस मेजर क्राइटेरिया और माइनर क्राइटेरिया के जो सिम्टम्स होते हैं उससे हम डायग्नोस करते हैं कि हाँ किसी इंसान में रूमेटिक फीवर है या नहीं। मेजर क्राइटेरिया में क्या रहता है? कार्डाइटिस मतलब हार्ट के वॉल में इन्फ्लामेशन। मतलब हार्ट में हमारे इन्फ्लामेशन हो जाता है तो हम कार्डाइटिस कहते हैं। अर्थराल्जिया मतलब जितने भी जॉइंट्स होते हैं बॉडी में वहाँ पर पेन होता है। कोरिया क्या होता है? एक एबनॉर्मल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है। इसमें एक इंसान एबनॉर्मली बिना अपने इच्छा के उसके बॉडी पार्ट्स इधर उधर मूव करते हैं। इराइदेमा मार्जिनेटम जैसे बॉडी पे रेसेस टाइप के, जैसे हम इस पिक्चर में देख सकते हैं, इसकी बॉडी पे कई सारे रेसेस हैं, इसको हम कहते हैं इराइदेमा मार्जिनेटम। फिर आता है सबक्यूटेनियस नोड्यूल। इस टाइप से बोनी एरिया में या फिर नॉर्मल जगहों पे सबक्यूटेनियस नोड्यूल बन जाते हैं। नोड्यूल मतलब गांठ टाइप का बम्प बन जाता है। और माइनर क्राइटेरिया में क्या होता है? फीवर को हम माइनर क्राइटेरिया में लेते हैं, अर्थराल्जिया को भी लेते हैं। एलिवेटेड एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, हमारे ब्लड का एसआर रेट जो होता है वो बढ़ जाता है। जो बहुत सारे ब्लड्स होते हैं हमारे बॉडी में, जब कोई इन्फेक्शन होता है तो एक खास तरह का प्रोटीन निकलता है जिसको हम फाइब्रोनेजन कहते हैं या फिर इम्यूनोग्लोबिन कहते हैं। इसकी वजह से जो आरबीसी होती है एक दूसरे से चिपकने लगती है, इकट्ठा हो जाती है, और जब इकट्ठा होने लगती है तो ये ज़्यादा वजन हो जाती है तो जो ब्लड में सस्पेंडेड पार्टिकल्स थे वो नीचे आके बैठने लगेंगे। जो ब्लड में ऊपर घूम रहे थे जो पार्टिकल्स वो नीचे बैठने लगेंगे, क्योंकि अब ये कई सारे ग्रुप में हो चुका है जिसकी वजह से इसका वजन बढ़ गया है, तो यह कि सबसे नीचे तल पे बैठ जाएगा। तो इसको कहते हैं एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। ये जनरली किसी भी इन्फेक्शन को इंडिकेट करता है। प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल, हमारे बॉडी में जब हम ईसीजी करवाते हैं तो पीआर इंटरवल जो होता है वो काफ़ी लंबा खिंच जाता है। अगर किसी का हमें रूमेटिक फीवर अगर डायग्नोस करना है तो अगर हमको 2 क्राइटेरिया मेजर क्राइटेरिया से मिल जाते हैं तो हम मान लेंगे कि कोई भी 2 क्राइटेरिया अगर हमको इसमें से देखने को मिल रहे हैं तो हम उसको मान लेंगे कि हाँ उसको रूमेटिक फीवर है। अगर 2 नहीं मिल रहे हैं इसमें से, अगर एक ही मिल रहा है और 2 इसमें से कोई मिल जा रहा है तो भी हम मान लेंगे कि हाँ उसको रूमेटिक फीवर है। बट मिनिमम या तो 2 मेजर क्राइटेरिया मिल जाए या तो 1 मेजर और 2 माइनर क्राइटेरिया मिल जाए। इटियोलॉजी क्यों होता है? ये स्ट्रेप थ्रोट की वजह से। स्ट्रेप थ्रोट का इन्फेक्शन होता है हमारे बॉडी में स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया की वजह से। हम उसको लाइटली लेते हैं, उसको ट्रीट नहीं करते हैं तो 1 से 2 वीक में ये रूमेटिक फीवर के रूप में आ जाता है। स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है जिसकी वजह से एंटीजन और एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनता है। एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स हमारे बॉडी में सर्कुलेट होता है जो हमारे अदर बॉडी पार्ट्स को अफेक्ट करता है। रिस्क फैक्टर क्या क्या है रूमेटिक फीवर के रिस्क फैक्टर? पहला तो फैमिली हिस्ट्री। अगर किसी के फैमिली हिस्ट्री में, अगर किसी के घर में, किसी ब्लड रिलेशन में किसी को अगर रूमेटिक फीवर है तो उसको होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ओवर क्राउडिंग में ज़्यादा रहने वाले लोगों को होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि ओवर क्राउडिंग में इन्फेक्शन स्प्रेड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और पुअर हाइजीनिक हैबिट, अगर कोई अपने आप को नहीं मेंटेन कर रहा है, हाइजीनिक प्रैक्टिसेस नहीं कर रहा है तो उसको भी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं।
साइन एंड सिम्टम ऑफ रिमेटिक फीवर। साइन एंड सिम्टम क्या हमको रिमेटिक फीवर को देखने को मिलते हैं? पहला तो होता है आर्थराइटिस देखने को मिलेगा। आर्थराइटिस मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स, जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा। पॉलीआर्थराइल्जिया मतलब कई सारे जितने भी जॉइंट्स हमारे बॉडी के कई सारे जॉइंट्स में पेन देखने को मिलता है। कार्डाइटिस हमारे जो हार्ट का जो वाल्व है उसमें इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है। और स्मॉल पेनलेस हार्ट बम्प्स देखने को मिलते हैं। इस टाइप में हमारे बॉडी में ऐसे छोटे छोटे नोड्यूल्स देखने को मिलते हैं जो कि बोनी एरिया के ऊपर भी हो सकते हैं या फिर नॉर्मल एरिया के ऊपर होते हैं। फीवर देखने को मिलता है इन्फेक्शन की वजह से। हमारे बॉडी पे रैशेस देखने को मिलती हैं। अटेंशन स्पैन कम हो जाता है बॉडी में। क्यों अटेंशन स्पैन कम हो जाता है? क्योंकि हमारे बॉडी का जो ब्रेन होता है, ब्रेन भी इन्फेक्टेड हो जाता है। तो अगर इन्फेक्शन ब्रेन तक पहुंच गया तो इंसान काफ़ी टाइम तक कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएगा, वो अटेंटिव नहीं रह पाता है। इसके अलावा सेंडेनहैम्स कोरिया देखने को मिलता है, जिसमें इंसान एमलेसली बिना किसी मतलब के अपने आप कभी कभी उसके हाथ पैर या फिर मतलब उसके बॉडी पार्ट्स उसके जर के मूवमेंट करते रहते हैं। ये एक इनवॉलंटरी प्रोसेस होता है, इंसान चाह के नहीं करता है। अब डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन में हम क्या देखते हैं? फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, थ्रोट कल्चर करेंगे। थ्रोट कल्चर में क्योंकि जनरली ये थ्रोट का इन्फेक्शन से स्टार्ट होता है तो इसलिए हम थ्रोट कल्चर करेंगे। उसमें अगर हमको स्टेप्टोकोकस बैक्टीरिया का अगर हमको कुछ भी ट्रेसेस मिल रहे हैं तो उसको हम कंसिडर करते हैं कि हाँ रूमेटिक फीवर हो सकता है। ब्लड टेस्ट करवाते हैं। ब्लड टेस्ट में मेनली हम देखते हैं कि ESR और सी रिएक्टिव प्रोटीन। ESR क्या होता है? एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। अगर हमारे बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन या फिर इन्फ्लामेशन हो रहा है तो उसकी वजह से हमारे बॉडी में प्रोटीन रिलीज होता है। जो कौन सा प्रोटीन होता है? वो फाइब्रिनोजेन और इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन। इनकी वजह से जो आरबीसी होती है, आरबीसी एक दूसरे से क्लम्प कर जाती हैं, मतलब एक दूसरे अटैच हो जाती हैं। तो बहुत सारी आरबीसी जब एक साथ अटैच हो जाएंगे तो वो नीचे बैठ जाती हैं। तो इस वजह से एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट बढ़ जाता है। एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट मतलब एरिथ्रोसाइट क्लम्प होके नीचे बैठ जाएंगे ब्लड में। तो और दूसरा जो हमको देखने को मिलता है सी रिएक्टिव प्रोटीन। सी रिएक्टिव प्रोटीन जो होता है ये हमारे लीवर से रिलीज होता है। और ये कब इसका फंक्शन होता है? नॉर्मली जो माइक्रोफेजेस होते हैं उनको हेल्प करता है फैगोसाइटोसिस करने में। जो बाहर के सेल आते हैं उनको ईट करते हैं हमारे इम्यून सेल, तो इसमें हेल्प करता है सी रिएक्टिव प्रोटीन। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम करके हम चेक करेंगे कि अगर बॉडी का जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी सही दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। अगर रिदम एबनॉर्मल है तो हम समझ जाएंगे कि हाँ हार्ट के मसल भी डैमेज होना शुरू हो चुके हैं। अब रूमेटिक फीवर का मैनेजमेंट कैसे करेंगे? पहले तो हम इसका मैनेजमेंट करने के लिए कुछ कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं, जिसमें कि पहले स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन को हम ट्रीट करेंगे। दूसरा एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन देते हैं ताकि इन्फ्लामेशन को कम करा जा सके। और तीसरा बेड रेस्ट देते हैं। बेड रेस्ट क्यों देते हैं? क्योंकि इंसान को कार्डाइटिस होने के चांसेस होते हैं। तो ऐसे टाइम पर अगर हार्ट में इन्फ्लामेशन है और उस टाइम पर इंसान अगर ज़्यादा वर्क करेगा तो हार्ट पर ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, ज़्यादा लोड पड़ेगा, तो फिर चेस्ट पेन या अदर सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। ट्रीटमेंट फॉर स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन। ट्रीटमेंट कैसे करेंगे स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन का? हम उसको पेंसिलिन देते हैं, बेंजाथिन पेंसिलिन देंगे, या तो सिंगल इंजेक्शन दे देंगे या फिर उसको 10 डेज तक हम ओरल पेंसिलिन देते रहेंगे। अगर इंसान को पेंसिलिन से एलर्जी है तो उसको हम एरिथ्रोमाइसिन देते हैं। एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन देते हैं। एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन कौन से दे सकते हैं? हम उसको एस्पायरिन वगैरह दे सकते हैं। उससे क्या होता है इंसान की बॉडी में जो इन्फ्लामेशन होता है कम हो जाता है। और जो थर्ड पॉइंट होता है बेड रेस्ट, 2 से 12 वीक तक हम बेड रेस्ट देंगे। असेसमेंट क्या क्या असेसमेंट हम कर सकते हैं? तो लो ग्रेड फीवर जो कि जनरली आफ्टरनून में अपने पीक लेवल पर आ जाता है। सबसे ज़्यादा फीवर जो होता है आफ्टरनून के टाइम पर हो जाता है। और एलिवेटेड एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में, क्यों बढ़ता है। एलिवेटेड सी रिएक्टिव प्रोटीन क्यों बढ़ता है इसका भी हम बता चुके हैं। और एस्कॉफ बॉडी देखने को मिलता है। एस्कॉफ बॉडी क्या होता है? हमारे हार्ट में, ब्लड वेसल्स में, ब्रेन में और जो भी जॉइंट्स हैं इन जॉइंट्स पे छोटे छोटे नोड्यूल्स देखने को मिलते हैं। तो हार्ट के वाल में भी देखने को मिलता है, तो उसको हम कहते हैं एस्कॉफ बॉडी। इंटरवेंशन क्या क्या करते हैं हम? वाइटल साइन को असेस करेंगे। हम पेशेंट के जॉइंट पेन और इन्फ्लामेशन को रिलीव करेंगे। कैसे करेंगे? मसाज करके और हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशंस का यूज करके। जैसे स्टार्टिंग फेज होता है उसी टाइम से हम उसको बेड रेस्ट प्रोवाइड करवाते हैं, क्योंकि मे भी ये चांसेस होता है कि कार्डाइटिस हो। कार्डाइटिस होने से अगर हम उसको ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करवा सकते हैं। लिमिट फिजिकल एक्सरसाइज इन अ चाइल्ड विद कार्डाइटिस, क्योंकि कार्डाइटिस के होने की वजह से बॉडी ज़्यादा लोड नहीं ले सकती, हार्ट ज़्यादा लोड नहीं ले सकता है, क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी इन्फ्लामेशन हो रखा है।